Hey everyone, welcome to Real Knowledge Club Summit. Today we have a truly fascinating guest with us, Dr. Acharya Mohan Gupta with us, who is one of the top pioneers in the natural lifestyle. And basically, he has been helping like so many incredible people from around the India. And here with us, even Miss Pooja Bansal ma'am, she's also like the president of Natural Lifestyle. Basically they were the mentors of like even Shubha, who is the founder of Satvik Movement, whom I got an opportunity to meet like last few weeks back at Bangalore. And today we are going to learn absolutely from the best of the best from India's top 1% about how you can have like natural lifestyle, living medicine-free life, principles of plant-based diet, and the future of health and longevity, how you can live longer, healthier, and happier. Without any further delay, let's welcome Dr. Acharya Mohan Gupta and Pooja ma'am to the Real Knowledge Club Longevity Summit. Welcome ma'am. Welcome. थैंक यू. Welcome ma'am. थैंक यू. नमस्कार. नमस्कार. जय मां प्रकृति. थैंक यू अक्षय जी. थैंक यू फॉर हैविंग अस here on your channel. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you for taking your super valuable time. Yeah, Dr. Acharya ji and Pooja ma'am, I want to know your backstory. How did you got started, and how did you come into the journey of like suffering illness, and like how did you choose this? Like, how did you come into this? जी, अक्षय जी, आप लाइफ जर्नी की बात करते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि 18 साल की एज में व्हेन आई वाज 18, तो 18 साल की एज में मेरे को अस्थमा हुआ. मतलब डायग्नोसिस हो गया कि इट्स अस्थमा. उससे पहले मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन, जहाँ कफ कोल्ड रेगुलर रहता था, और साइनस हो गया, और फिर धीरे धीरे अस्थमा डायग्नोसिस हो गया. मैं एम्स में गया, मैं सीएमसी लुधियाना में गया, पीजीआई चंडीगढ़ में गया. जहाँ जहाँ भी मैंने चेकअप करवाया तो मेरे को एक ही आंसर मिलता था कि आपको अस्थमा है और आपको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी. आपकी मदर को भी अस्थमा है और ये हेरेडिटरी है, तो इसका कोई इलाज नहीं है, तो इसकी दवाई तो आपको लेनी ही पड़ेगी. तो मेरी दवाई शुरू हो गई, मेरे स्टीरॉयड्स शुरू हो गए. तो मेरे को पता चला भी स्टीरॉयड्स तो इस एज में शुरू हो जाएंगे तो जर्नी कैसे चलेगी, लाइफ कैसे जीऊँगा मैं. तो इन्हेलर भी लेता था. रात को अगर मैं सो नहीं पाता था, अगर इन्हेलर नहीं लेता था, मेरे को रातें बैठ बैठ के गुजारनी पड़ती थी अगर कभी इन्हेलर नहीं ले पाता था किसी कारणवश. तो धीरे धीरे फिर मैं आयुर्वेद में भी ट्राई किया कि शायद आयुर्वेद से कुछ राहत मिल जाए. मैं होम्योपैथी में भी ट्राई की कि होम्योपैथी से कुछ राहत मिल जाए. लेकिन 18 साल से लेकर 38 साल तक 20 साल की इस जर्नी में कोई पैथी नहीं छोड़ी, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा. तो मैं पूरी तरह फेडअप हो गया और मेरे को लगा कि अब बस होगा क्या, लाइफ कैसे चलेगी. इसी जर्नी के अंदर मेरे को मेरे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी से किसी से पता चला कि देखो आपने सारी जगह ट्राई तो कर ली, तो एक प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, आप उनको और ट्राई कर लो. तो मैं अपने गुरुजी से के पास गया, उनसे सुना, उनसे समझा. इस बात को समझने के बाद मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया. जैसे ही मैंने शुरू किया तो देखते ही देखते विद इन 3 मंथ्स मेरी अस्थमे की सारी दवाइयाँ बंद हो गई. और इन्हेलर तो मेरा पहले 3-4 दिन में ही इन्हेलर छूट गया, जिसको लिए बिना मेरे को नींद ही नहीं आती थी. इसी जर्नी के दौरान मेरी थायराइड की दवाई शुरू हो गई थी, जो मैं रोज़ एक टैबलेट लेता था. मेरा थायराइड नॉर्मल हो गया 3 महीने के अंदर. मैं यूरिक एसिड की दवाई मेरी शुरू हो गई थी, जो मैं रोज़ लेता था. मेरी यूरिक एसिड की दवाई बंद हो गई. हर 2-3 महीने बाद, हर 15-20 दिन बाद, महीने बाद मेरे को एंटीबायोटिक का कोर्स रिपीट करना पड़ता था, क्योंकि मेरे को खांसी, कफ, ये सारी चीज़ें, बलगम बनना चलता रहता था. तो मेरी वो एंटीबायोटिक का भी कोर्स रिपीट होना बंद हो गया. तो ये सब कुछ मतलब देखते ही देखते जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई तो मेरे को लगा भी ये लाइफ क्या है. लाइफ के अंदर मतलब मैं कितना परेशान रहा. और मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि मैं अब तो दिल्ली में सेटल्ड हूँ. पहले मैं पंजाब में था. पंजाब में 79 to 89 10 साल तक मैंने
एज ए RMP डॉक्टर काम भी किया। तो वहाँ पर एलोपैथिक मेडिसन, आयुर्वेदिक मेडिसन, सब तरह की चीज़ों को देखा गया और लोगों को देखा गया। तो मैंने दुख दर्दों को, लोगों की बीमारियों को इतने करीब से देखा, ये हो क्या रहा है, कोई ठीक तो हो ही नहीं रहा, मैं कर क्या रहा हूँ। तो मेरा बहुत अच्छा काम था, लेकिन 10 साल की इस जर्नी के बाद मैंने उस काम को छोड़ दिया। उस काम को छोड़ने के बाद मैंने सोचा अभी अब काम क्या करें, आखिर रोजी रोटी कमाने के लिए, घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। तो फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ और दिल्ली आके मैंने अपना बिज़नेस किया। वायर्स एंड केबल्स की मैंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी थी, तो मैं बिज़नेस कर रहा था। तो लेकिन जब मेरी लाइफ के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तो मैंने इसी लोगों को, क्योंकि लोगों की तकलीफ़ें मेरे से देखी नहीं जाती थी जो 10 साल तक मैंने देखा, तो फिर मैंने लोगों को ये बताना शुरू किया। जब मैं लोगों को बताना शुरू किया तो लोग भी ठीक होने शुरू हुए। और लोगों को भी मैं, जब लोग आके मेरे को बताते थे कि मेरा भी अस्थमा ठीक हो गया, या मेरी डायबिटीज़ नॉर्मल हो गई, या मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, मैं कोई दवाई नहीं ले रहा, मेरे लिए वो सरप्राइजिंग था। और मेरे को इतनी खुशी मिलती थी कि मेरे को ये लगा भी ये तो सबसे बढ़िया काम है। जो मैं काम ऑलरेडी कर रहा हूँ उससे नो डाउट पैसा तो मिल रहा है, लेकिन जो पीस ऑफ माइंड है, जो रियल हैप्पीनेस है, जिसको हैप्पीनेस बोलते हैं इन द रियल सेंस ऑफ वर्ड्स, वो तो मेरे को ये लोगों को बताने से, उनकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करने से मिल रही है। तो मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर जब मैं अपने गुरुजी से देखा, मेरे गुरुजी तो ब्रह्मचारी थे और उन्होंने शादी तक नहीं कराई इस मिशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो और वो ये भी कहते थे कि इसको आप अपना बिजनेस नहीं बनाएंगे, इसको सेवा के रूप में ही करेंगे। यदि आप इसको बिजनेस बनाएंगे तो इसकी प्योरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि आप भी फिर तरह तरह की और चीज़ें बेचने लग जाएंगे, साथ साथ कोई सप्लीमेंट शुरू कर देंगे, कोई और दवाई बेचनी शुरू कर देंगे। बिजनेस नहीं बनाना यदि आपने इसको आगे चलाना है। मैंने सोचा भी तो गुरुजी तो ठीक है, इनके तो बाल बच्चे नहीं हैं, इन्होंने तो कर लिया, ये सारा वायदा निभा दिया, मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको मैंने एजुकेशन भी देनी है और मैंने उनको एक करियर भी उनका बनाना है। मेरे 2 बेटे थे छोटे छोटे उस टाइम, तो करूँ तो क्या करूँ। मैंने डिसाइड किया कि देखिए, अदरवाइज़ भी मेरी लाइफ कैसी थी, मैं हफ्ते में 2 दिन बिजनेस से छुट्टी रखता था, इसलिए कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। मैं 8 घंटे काम ही नहीं कर पाता था पूरा दिन, तो मेरा काम ही 2-4 घंटे में ठीक से काम कर पाता था। लेकिन अब मेरी एनर्जी इतनी आ गई विदिन 3 मंथ, जब मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई, कि मैं सुबह 4-4, 5-5 बजे उठने लगा, क्योंकि गुरुजी के लेक्चर सुबह 6 बजे पार्कों में शुरू हो जाते थे और रात को मैं 10 बजे तक काम करने लगा। तो मैंने सोचा भी जो भी इस जर्नी से मेरे को टाइम मिला, स्पेयर कर मैं पा रहा हूँ, मैं इसी में क्यों ना लगा दूँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने 4 घंटे से ज़्यादा बिजनेस नहीं करना आधी दिहाड़ी, और बाकी का जो समय है वो मैंने इसी काम में लगाना है, ताकि मैं रियल हैप्पीनेस, रियल पीस ऑफ माइंड को पा सकूं। तो इस तरीके से मेरी जर्नी चलती रही और मैंने ये भी डिसाइड किया कि जैसे ही मैं अपने दोनों बच्चों को की मैरिज कर दूंगा, बच्चों को पालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बच्चों को पालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो ठीक है, मैं उनकी भी केयर करूँगा, लेकिन मैं बिज़नेस पूरी तरह छोड़ दूँगा। तो फिर जैसे ही मेरे दोनों बच्चों की मैरिज हो गई, अब मैं पूरी तरह अपने बिज़नेस को छोड़ के इस लाइन में आ चुका हूँ और मेरा जो पर्पज़ ऑफ लाइफ है वो मेरे को यहीं से मिला है। और मेरे को अब लग रहा है कि मैं लाइफ के अंदर, अगर मैं इस धरती पे आया हूँ तो मैं कुछ कर पा रहा हूँ। पैसा कमाने की तो कोई लिमिट है नहीं, उसको तो बंदे की ज़रूरतें पूरी हों बस, दैट्स एनफ। तो उससे ज़्यादा तो देयर इज़ नो लिमिट। तो इस तरीके से मेरी लाइफ की जर्नी रही। तो अब बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों की सेवा, लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। दैट्स ऑल। That's wonderful journey, डॉक्टर आचार्य जी, बहुत इंस्पिरेशनल है और that's amazing। पूजा मैम, आपका जर्नी कैसे एक मिनट अक्षय जी, एक बात मैं और जो मेरे लिए सरप्राइजिंग था वो मैं ऐड करना रह गया मेरे से। तो मैं 18 साल की एज में, मेरी मैरिज 23 की एज में हुई, तो 18 साल की एज में मेरे स्पेक्स लग गए थे, तो मैं चश्मा पहनता था। तो उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट लेंस भी लगवाए शादी कराते समय। तो तरह तरह के तरीके मैंने अपनाए भी किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि वो फील गुड नहीं आता था। तो फिर मैंने जब इस पद्धति को अपनाना शुरू किया, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस किया, तो मेरे को ये लगता था कि मैं साइंस को समझने वाला बंदा हूँ और साइंस
ये कहती है कि अस्थमा तो ठीक हो सकता है इसको लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से, थायराइड नॉर्मल हो सकता है, यूरिक एसिड नॉर्मल हो सकता है, मेरा वज़न भी बहुत ज़्यादा था तो मेरा वज़न भी कम हो जाएगा, लेकिन स्पेक्स उतरेंगे, ये मेरी सोच से परे की बात थी। तो मैंने सोचा ठीक है ये तो उतरने वाले हैं नहीं। तो हुआ क्या, 6 महीने बाद मेरे स्पेक्स टूट गए। तो चश्मा जब टूट गया मैंने सोचा भी अब नया चश्मा बनवाना है। ये ऐसा रूटीन सा था कि साल 6 महीने बाद नंबर तो कुछ बढ़ ही जाता था, भी पहले चेक करवा लें फिर चश्मा बनवाएंगे। मैं 6 महीने बाद जब डॉक्टर के पास अपने आइज़ को चेकअप कराने के लिए गया, वो कहने लगे चश्मा क्यों लगाते हो, आपको चश्मा लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा नंबर कितना है ये तो बताइए। वो कहते 0.25। अब पहले कितना था, एक आंख का 1.75 और दूसरी आंख का 2.75। तो मेरे लिए मतलब उस टाइम तो बस मैं बिल्कुल फ्लैट हो गया। तो मैं अपने गुरुजी को दंडवत प्रणाम करने लगा, मदर नेचर को दंडवत प्रणाम करने लगा, तो कि ये कैसे हो गया, और उसका आंसर तो मेरे पास आज भी नहीं है जी। दैट्स ऑल। और मैं आज भी 25 साल हो गए मेरे को इसको फॉलो करते हुए, आज भी मैं नज़दीक का काम, दूर का काम, हर तरह का काम करता हूँ। इतने लेक्चर, इतने प्रोग्राम लीड करता हूँ, तो सारे PPTs वगैरह दिखाते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, तो मेरे को कभी दिक्कत नहीं आती। मैंने 25 साल हो गए, मैंने स्पेक्स को कभी टच करके भी नहीं देखा। वाह वाह, वो तो बहुत बड़ा, इट्स अ वेरी बिग थिंग। आज तो छोटा छोटा बच्चे भी स्पेक्स लगाते हैं, राइट जी। अब इट्स अ ग्रेट थिंग, राइट? अमेजिंग। और पूजा मैम, आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ है? जी अक्षय जी, मेरी लाइफ की जो जर्नी है, ऐसे तो सभी की उनके बर्थ से ही शुरू होती है, लेकिन मेरी लाइफ की जर्नी में मेरी लाइफ की स्ट्रगल ही मेरी बर्थ से शुरू हुई। और वो स्ट्रगल कैसे शुरू हुई कि मेरे पेरेंट्स के पास ऑलरेडी मेरी बड़ी 3 बहनें हैं, मेरे से बड़ी 3 बहनें हैं। तो जब उनकी 3 बेटियां थी तो मेरे पेरेंट्स का ये डिसीजन था कि अब उनकी फैमिली पूरी हो चुकी है, अब उनको और बच्चों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनकी ये इच्छा थी कि घर में बेटा तो होना चाहिए, और पहले इस तरीके का माहौल होता था, तो उनकी भी ये इच्छा थी। फिर मेरी मदर ने कंसीव किया, तो मदर बॉम्ब में ही चेक कराया गया कि बेटा होगा या बेटी होगी। तो डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि इस बार तो बेटा होगा। तो सभी लोग बहुत खुश हो गए, सब तैयारियां होने लगी। लेकिन जब टाइम आया तो मैं पैदा हो गई। अब जब मैं पैदा हो गई तो एकदम मायूसी आ गई कि ये क्या हो गया, कि एक्सपेक्टेशन तो बेटे के लिए थी और प्लानिंग भी बेटे के लिए थी, लेकिन ये तो बेटी आ गई। और बेटी भी कैसी कि क्योंकि मेरे मदर बॉम्ब में ही मेरे कहते हैं कि हेड से पानी लिया था ये चेक करने के लिए कि बेटा है या बेटी है, तो मेरे हेड में से काफ़ी पस निकल रही थी, काफ़ी स्मेल आ रही थी, और मेरा हेड ऐसे रुई की तरह दबता था। तो डॉक्टर बोलते थे ये बचेगी नहीं, ये 2-4 दिन में मर जाएगी। तो अब ये तो और एक और दूसरी बड़ी परेशानी कि एक तो बेटी आ गई, दूसरी ऐसे। तो मेरी मदर बहुत परेशान थी, और फादर भी, क्योंकि पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं, उनको बेटे या बेटी से मतलब नहीं है, उनको तो बच्चे से मतलब है। तो अब माँ बहुत परेशान थी, डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके थे मेरे लिए कि ये बचेगी नहीं। तो फिर मेरे पापा, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया और बोला कि मेरी माँ से बोला कि तू चिंता मत कर, ये बचेगी भी और हमारा नाम भी रोशन करेगी। तो शायद पापा के उन शब्दों ने मुझे बचा लिया, और डॉक्टर्स के मना करने के बाद भी मैं बच गई। अब मैं बच गई और मेरी लाइफ चलने लगी नॉर्मल, जैसे घरों में लाइफ चलती है सभी की। और धीरे धीरे जब मैं 8-9 साल की हुई, जिस एज में बच्चा होश संभालता है, मैं इन्हीं कहानियों के साथ बड़ी होने लगी। क्योंकि जब लाइफ आगे चली तो सब ऐसा बोलते थे कि जब तू हुई थी तो ऐसा हुआ था, सब लोग घर के मुझे ऐसा बताते थे। तो जब मैंने होश संभाला तो मुझे एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में स्ट्राइक करता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ, किस वजह से मैं बच गई। अगर मतलब मेरी ऐसी कंडीशन थी, फिर भी मैं बची तो किसके लिए बची, मेरी लाइफ किस लिए बच गई, ये क्वेश्चन हमेशा मेरे माइंड में चलता था। अब हमारा घर का जो ईटिंग हैबिट्स थी वो नॉर्मल घरों जैसी थी, तो बहुत छोटी उम्र से ही मुझे कॉन्स्टिपेशन रहने लग गई थी, क्योंकि हम लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते थे और मैं तो बहुत ज़्यादा पीती थी। चाय के लिए मेरा एक मतलब परफेक्ट डायलॉग था कि चाय के लिए भी क्या मना करना। तो खाने से पहले चाय, खाने के बाद चाय, खाने के साथ चाय, कोई टाइम ही नहीं था और कोई कुछ था ही नहीं, तो बहुत चाय पीती थी। कॉन्स्टिपेशन रहती थी, हेडेक रहता था, हेडेक के लिए मैं पेन किलर्स ले लेती थी या चाय पी लेती थी।
ऐसे करते करते मेरी लाइफ चल रही थी। लेकिन बाय गॉड ग्रेस, मदर नेचर की कृपा से बचपन से ही मेरी जो लाइफ स्टाइल थी वो बहुत हार्ड वर्किंग थी। जब मैं 3rd क्लास में थी तो मेरे पापा की एक फैक्ट्री थी, तो मैं उसमें उस फैक्ट्री को लीड करती थी, उसको संभालती थी। 3rd क्लास से 8th क्लास तक मैंने इस एज में अपने पापा की फैक्ट्री को संभाला। जब मैं 11th क्लास में थी तो मैं 10th क्लास के बच्चों को कोचिंग्स देती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर करूं, मतलब पेरेंट्स को ना करने पड़े। कुछ इस तरीके की मेरी लाइफ थी। ऐसा करते करते मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरे इन-लॉज सब, मेरा परिवार बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, जब मैंने कंसीव किया, मुझे वॉम में 2 बच्चे थे, ट्विंस थे मुझे। लेकिन 3 महीने तक मैं इतनी बीमार हुई कि बच्चों का एबॉर्शन कराना पड़ा, मतलब ट्विंस बच्चों का एबॉर्शन कराना पड़ा। लेकिन तब मुझे ये नहीं मालूम था कि इसका कारण भी मेरा हेल्थ स्टेटस अच्छा होना नहीं है। अब फिर मेरा बड़ा बेटा हुआ, टाइम निकला, मेरा बेटा हुआ। उसके बाद फिर मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया। अब जैसे ही मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ, क्योंकि उस समय मुझे नेचुरल लाइफस्टाइल की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी थी नहीं, तो मैंने उसके लिए, जैसे लोग 6 महीने की दवाई खाते हैं, मैंने भी वो 6 महीने पूरा कोर्स किया और ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ खाई। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं समझ पाई कि जो बचपन की कॉन्स्टिपेशन है, बचपन का जो हेडेक की गोलियाँ हैं, उनकी वजह से ये सब आ रहा है। मुझे कभी ये समझ में नहीं आया। तो ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ शायद जानते ही होंगे हमारे व्यूअर्स भी और आप भी कि कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। बहुत उन दवाइयों ने मुझे अंदर तक हिलाया, लेकिन लाइफ चलती रही। फिर एक लाइफ में फिर टर्निंग पॉइंट आया जब मेरी 2nd प्रेगनेंसी हुई मुझे, तो उसी का ड्यूरेशन चल रहा था और मेरे हस्बैंड को किडनी स्टोन का पेन हुआ रात में बहुत ज़्यादा, और उनको डॉक्टर के लेकर गए तो पता चला अल्ट्रासाउंड कराने से कि उनको 13-14 किडनी स्टोन है और 13 mm का सबसे बड़ा है, जो कि उस समय बहुत परेशान कर रहा था। तो लेकिन मेरे हस्बैंड की ज़िद थी। डॉक्टर ने तो बोला कि अभी इमीडिएट सर्जरी कराओ, लेकिन हस्बैंड की ज़िद थी कि नहीं, सर्जरी नहीं करानी है। तो इस जर्नी में आगे चलते चलते वो हम कभी एलोपैथिक दवाई लेते थे, कभी होम्योपैथी लेते थे, कभी आयुर्वेदिक लेते थे, कभी कोई नुस्खा, कोई टोटका, मतलब जिसने जो बताया हमने पथरी के लिए, उनके किडनी स्टोन्स के लिए वही किया। 1 साल निकल गया, कोई छोटी मोटी पथरी निकली हो तो निकली हो, लेकिन कोई खास फ़ायदा हुआ नहीं। लेकिन ये सब करते करते किडनी के ऊपर इतनी स्वेलिंग आ गई कि डॉक्टर ने बोला कि अब अगर इन्होंने सर्जरी नहीं कराई तो इनकी जान को खतरा है। तो अब मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अब तो आप मान जाइए, लेकिन उनकी ये ज़िद थी। वो कहते थे सर्जरी तो मैं नहीं कराऊंगा। इसी उनकी ज़िद के चलते मदर नेचर की कृपा से हमें आचार्य जी मिले, हमें आचार्य जी के दर्शन हुए। और 16 मई 2004 का वो दिन था जब पहली बार मैंने आचार्य जी को सुना। और NLS को फॉलो करना, नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करना मेरे हस्बैंड ने शुरू किया। डे 1 से हमने क्या देखा कि उनको जो किडनी के ऊपर जो स्वेलिंग की वजह से जो पेन रहता था, वेट पैक लगाने से डे 1 से उनको रिलीफ आने लग गया। तो लाइफ ही बदल गई। 4 महीने के अंदर उनके सारे किडनी स्टोन निकल गए, वो भी मतलब बिना कोई सर्जरी के, बिना पेन किलर के। तो इस जर्नी ने तो हमारी आंखें खोल दी। और इस 4 महीने की जर्नी में जब मेरे को फीवर हुआ तो मैंने भी दवाई नहीं ली। सिंपल से मेथड्स अपनाकर, वेट पैक लगाकर, एनिमा लेकर, 1 दिन की फास्टिंग करके जब मेरा फीवर ठीक हो गया तो मैंने यही अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट किया। उस समय मेरा बेटा मात्र 3 साल का था और बेटी 9 महीने की थी, तो उनका भी मैंने फीवर ऐसे ही ठीक किया। तो अब तो मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस भी आ गया और मेरे को ये पता चल गया, मतलब मुझे तो लगा कि मुझे लाइफ का रास्ता मिल गया। मैं बता भी नहीं सकती शब्दों में कि मुझे क्या फील हो रहा था। तो मैं फिर सोचा कि मतलब मुझे ये क्लियर हो गया कि जो बचपन से मेरी ये सोच थी कि मदर नेचर ने मुझे बचाया क्यों, वो मुझे लाइफ का अपना पर्पस मिल गया। वो मुझे दिखा क्या 4 महीने में। 4 महीने की इस जर्नी में मैंने ये देख लिया कि जो फीमेल है ना, वो हर फैमिली की, हर घर की बैकबोन है। क्योंकि अगर फीमेल को ये साइंस क्लियर है, फीमेल अगर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती है तो फिर वो अपने बच्चों को भी फॉलो करा सकती है, अपने हस्बैंड के लिए भी कर सकती है, अपनी पूरी फैमिली के लिए कर सकती है। तो जैसे एक पढ़ी लिखी फीमेल पूरे परिवार को पढ़ा सकती है, ऐसे ही एक हेल्दी फीमेल पूरे परिवार को हेल्दी रख सकती है। लेकिन ज़रूरी है उसको ये बात समझ आने की। तो फिर मैंने अपने नियर बाय लोगों को बताना शुरू किया, फ़ोन पे बताना शुरू किया। ऐसे चलते चलते मेरी ये जर्नी शुरू हो गई। फिर आचार्य जी के साथ संडे क्लासेस और बाहर के पार्क के लेक्चर्स में जाना, और इस तरीके से ये जर्नी शुरू हुई। और ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था, आई ओपनर था। उस समय मैं अपना एक कोचिंग सेंटर चलाती थी, जिसको फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे पता था
कि अगर गॉड ने, भगवान ने मुझे टीचिंग का कोई टैलेंट सचमुच दिया है, मदर नेचर ने, तो वो मुझे वो टीचिंग करने के लिए नहीं दिया। कोचिंग सेंटर तो बहुत चल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये टीचिंग मुझे घर घर तक पहुंचानी है। ये मेरी लाइफ का पर्पस है और यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है।